नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों हम क्लास 12 की समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। दोस्तों यह चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट होने वाला है, यानी कि दोस्तों यह जो चैप्टर 4 है भारतीय समाज का जो पुस्तक है उसका चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। और दोस्तों यह वीडियो आपको टोटली हिंदी मीडियम में मिलेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपके बोर्ड और सीयूटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि बोर्ड और सीयूटी दोनों की तैयारी आपकी इसी एक वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। दोस्तों बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में आगे बढ़ने से इसे पढ़ते हैं, जानते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित सभी वीडियो इस पे हिंदी मीडियम में मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर जाना चाहते हैं तो दोस्तों जाइए, आप हमारे चैनल पर इन सभी विषयों पर वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। दोस्तों जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें जो बाजार शब्द है उसका पहले हमें अर्थ जानना जरूरी है कि बाजार होता क्या है। ठीक दोस्तों, फिर हम जानेंगे कि सामाजिक संस्था के रूप में बाजार कैसे है, लेकिन उससे पहले हम यह जान ले कि दोस्तों बाजार जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, यानी कि दोस्तों बाजार में वस्तुओं का जो खरीद बिक्री होती है वो की जाती है। ठीक दोस्तों बाजार जो होता है दोस्तों किसी वस्तु सेवा या व्यापार के क्षेत्र को भी सूचित करता है, जैसे कारों या कपड़ों का बाजार। यानी कि ये जो बाजार है इस शब्द का प्रयोग हम किसी वस्तु जो सेवा या व्यापार होता है उसके क्षेत्र को भी सूचित करने के लिए करते हैं, यानी कि किस क्षेत्र का व्यापार है, किस क्षेत्र की सेवा है, उसको भी हम कहने के लिए क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कारों का बाजार या कपड़ों का बाजार। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कारों का बाजार या कपड़ों का बाजार, दोस्तों हम क्या करते हैं किसी वस्तु या सेवा या व्यापार के क्षेत्र को भी क्या करते हैं, बाजार कहकर सूचित करते हैं। ठीक दोस्तों, इतना समझ गए ना कि बाजार मतलब होता है वस्तुओं का जहाँ पर खरीद और बिक्री हो उसे बोलते हैं बाजार। और बाजार किसी क्षेत्र को भी सूचित करता है जो व्यापार या सेवा से जुड़ा होता है, जैसे कार का बाजार या हम क्या बोलते हैं जैसे कपड़ों का बाजार। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों जो एनसीईआरटी की पहली हेडिंग है जिसे हम कह सकते हैं, क्या नाम है जिसका दोस्तों, बाजार और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। अब इसको हम जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो बाजार है उसको और जो अर्थव्यवस्था है उसको हम दोस्तों इस समाजशास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था है यानी कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स दोस्तों एक मतलब अर्थशास्त्र का विषय है, यानी कि अर्थशास्त्र को हम पढ़ के जान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, मतलब किसी चीज़ की निवेश करने से हमें क्या फ़ायदा मिलते हैं, या दोस्तों मूल्य किस प्रकार तय होते हैं दोस्तों। लेकिन हम इसे समाजशास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं, आपके मन में दोस्तों यह इच्छा उठ रही होगी ना। तो दोस्तों समाजशास्त्र में हम बाजार को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों जो समाजशास्त्र में अर्थव्यवस्था या बाजार के जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होते हैं, जो उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य होते हैं, उसको हम इसमें अच्छे से समझ सकें, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों चलिए इसी प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं कि बाजार और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। दोस्तों 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड और आधुनिक अर्थशास्त्र के शुरुआती दिनों के बारे में जानना होगा, जिसे उस दौर में राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता था। यानी कि दोस्तों अगर हमें इस प्रश्न का उत्तर जानना है कि हम समाजशास्त्र के सब्जेक्ट में अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि बाजार के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके जवाब के लिए दोस्तों हमें संक्षिप्त तौर पर 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड और आधुनिक अर्थशास्त्र के शुरुआती दिनों के बारे में जानना होगा, जिसे दोस्तों उस दौर में राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक दोस्तों, राजनीतिक अर्थव्यवस्था दोस्तों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था मतलब क्या दोस्तों, जो दोस्तों 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड और आधुनिक अर्थशास्त्र के शुरुआती दिन थे दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों आरंभिक दौर के राजनीतिक अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ सबसे चर्चित थे, जिन्होंने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में बाजार की अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। यानी कि जो दोस्तों जो शुरू में जो अर्थशास्त्री उभरे थे या जो इकोनॉमिक्स दोस्तों उभरे थे, उसमें जो एडम स्मिथ थे दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा क्या थे दोस्तों, चर्चित थे। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो एडम स्मिथ थे इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन दोस्तों। और इसमें जो वेल्थ ऑफ नेशन थी, इसमें दोस्तों एडम स्मिथ ने दोस्तों बाजार की अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया था। ठीक दोस्तों अब इनकी पुस्तक याद रखिएगा, यानी कि जो एडम स्मिथ है उनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन। और द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने बाजार की जो अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि बाजार कैसे काम करता है, सबको करता है समझाने का प्रयास करता है। ठीक दोस्तों जो एडम स्मिथ थे एक तर्क देते हैं, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडम स्मिथ नहीं थे दोस्तों, ये तर्क देते हैं कि दोस्तों बाजारी अर्थव्यवस्था व्यक्तियों में आदान प्रदान या सौदे का एक लंबा क्रम है, जो अपनी क्रमबद्धता की वजह से खुद ब खुद एक कार्यशील
और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है। यानी कि दोस्तों इनका कहना है कि दोस्तों जो बाजारी अर्थव्यवस्था दोस्तों व्यक्तियों में आदान प्रदान यानी कि जो सौदा होता है या जो खरीदारी होती है, बिक्री होती है, उसी का एक लंबा क्रम है बाजारी अर्थव्यवस्था। और दोस्तों जो बाजारी अर्थव्यवस्था है ये अपनी क्रमबद्धता की वजह से खुद ब खुद एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है। दोस्तों ये कथन है एडम स्मिथ का। और दोस्तों एडम स्मिथ यहाँ तक कहते हैं कि यह तब भी होती है जब करोड़ों के लेन-देन में शामिल व्यक्तियों में कोई भी व्यक्ति इसकी स्थापना का इरादा नहीं रखता है। ये दोस्तों ये एडम स्मिथ का कथन है। दोस्तों समाजशास्त्री मानते हैं कि भारतीय सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित हैं। यानी कि दोस्तों जो समाजशास्त्री हैं, आधुनिक समाजशास्त्री हैं दोस्तों, और दोस्तों मानते हैं कि दोस्तों जो भारतीय सामाजिक संस्थाएं हैं दोस्तों वो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है। फिर दोस्तों उदाहरण के लिए बाजार का नियंत्रण या गठन अक्सर विशेष सामाजिक समूह या वर्ग द्वारा होता है और इसकी अन्य संस्थाएं सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं से भी विशेष संबंधित होती हैं। यानी कि दोस्तों जो समाजशास्त्री हैं, पहला तो उनका कथन यही है कि जो बाजार है दोस्तों सामाजिक संस्था है और दोस्तों जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित होता है। उसके अलावा दोस्तों उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि बाजार एक सामाजिक संस्था कैसे है। दोस्तों समाजशास्त्री कहते हैं कि दोस्तों बाजार का नियंत्रण या संगठन अक्सर विशेष सामाजिक समूह या वर्ग के द्वारा होता है। और यानी कि दोस्तों आप देखते होंगे ना, बाजार में किसी विशेष सामाजिक समूह या संगठन का क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण होता है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों आपको यह भी बताते हैं कि इसकी जो संस्थाएं हैं, इसकी अन्य संस्थाएं सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं से भी विशेष संबंध होती हैं। यानी कि जो बाजार की संस्थाएं हैं उनका संबंध जो सामाजिक प्रक्रियाएं और जो संरचनाएं होती हैं उससे भी होती है। ठीक दोस्तों समाजशास्त्री मानते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज में रची बसी होती है। इसे दो उदाहरणों से समझा गया है। पहला साप्ताहिक आदिवासी हाट और दूसरा औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक व्यापारिक समुदाय का लेन देन तंत्र। यानी कि दोस्तों समाजशास्त्री का मानना है जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होती है, वो समाज में एकदम मिली जुली होती है, जो होती है वो रची बची होती है। और दोस्तों इसको समझाने के लिए कि अर्थव्यवस्था कैसे समाज में रची बची होती है, समाजशास्त्री दोस्तों इस दो उदाहरणों से समझाते हैं दोस्तों सब अर्थव्यवस्था को कि कैसे वह समाज में रची बची है। पहला दोस्तों जो उदाहरण लेते हैं वो साप्ताहिक आदिवासी हाट का लेते हैं और दूसरा दोस्तों है औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक व्यापारिक समुदायों का लेन देन का जो तंत्र था उसके बारे में बताकर यह बताने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे समाज में रची बसी होती है। ठीक दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो साइड में आप देखेंगे दोस्तों एक बॉक्स दिया गया है दोस्तों, और इसमें दोस्तों एडम स्मिथ जी के बारे में बताया गया है। ठीक दोस्तों इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों एडम स्मिथ समकालीन आर्थिक विचारकों के उद्गमकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। एडम स्मिथ अपनी 5 पुस्तकों की श्रृंखला द वेल्थ ऑफ नेशन से प्रसिद्ध हैं, जिसमें इस बात की व्याख्या की गई है कि कैसे खुला बाजार अर्थव्यवस्था में तार्किक स्वयं लाभ आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। यानी कि दोस्तों जो एडम स्मिथ हैं ये क्या है दोस्तों, एक इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी जो एक पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, इसी से क्या है दोस्तों ये बहुत ज्यादा ही मशहूर है, जिसमें बताया गया है कि ओपन इकोनॉमी कैसे काम करते हैं, कि बाजारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। तो दोस्तों जो इनकी पुस्तक है इसका आप नाम याद रखिए, इसे आप नोट कर लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक दोस्तों, द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई थी, ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी और इसमें बाजार की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है उसको इन्होंने बताया है। दोस्तों जो अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, बाजार होता है, समाज से कैसे मिला जुला होता है, रचा बचा होता है समाज में। दोस्तों उसी को समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक हेडिंग दे रखी है कि छत्तीसगढ़ के जिले बस्तर में धरोई गांव का एक साप्ताहिक आदिवासी बाजार। यानी कि दोस्तों अब इसमें हम जानेंगे आदिवासी साप्ताहिक बाजार के बारे में और इसी के माध्यम से जानेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है वो समाज से कैसे जुड़ी हुई है। ठीक दोस्तों पहला जो शब्द है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का अर्थ क्या होता है दोस्तों साप्ताहिक बाजार का यह अर्थ होता है जो सप्ताह में एक बार लगे। यानी कि जो ऐसे बाजार हैं जो सप्ताह में एक बार लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। ठीक दोस्तों साप्ताहिक बाजार आसपास के गांव के लोगों को एकत्रित करता है जो अपनी खेती की उपज या किसी विशेष उत्पाद को बेचने आते हैं और वो बनी बनाई वस्तुएं एवं अन्य सामान खरीदने आते हैं जो उनके गांव में नहीं मिलते हैं। यानी कि दोस्तों जो साप्ताहिक बाजार होता है दोस्तों क्या करता है दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं उनको एकत्र करता है, यानी कि उनको इकट्ठा करता है। जो क्या करते हैं दोस्तों, जब गांव के लोग क्या करते हैं वहां पर आकर जो गांव के लोग हैं दोस्तों वो अपनी खेती की उपज या किसी उत्पाद को बेचने आते हैं जो दोस्तों है
बेचकर क्या करते हैं दोस्तों, अपने जो सामान है उसको वहाँ पर बेचते हैं और दोस्तों बेचने के बाद वे बनी बनाई वस्तुएं या अन्य सामान खरीदने आते हैं जो गांव में नहीं मिलती है। यानी कि जितने भी लोग हैं गांव वाले वो साप्ताहिक बाजार में आते हैं और अपनी जो मतलब खेती का प्रोडक्ट होता है, जो भी उत्पाद होता है या किसी भी प्रकार का जो उनका सामान होता है, उसे क्या करते हैं बाजार में बेचेंगे और बाजार में बेच के जिसको पैसा पाएंगे वो ऐसी चीज़ों को वहाँ से खरीदते हैं जो उनके गाँव में क्या होती है, नहीं मिलती है या जो उनके गाँव में नहीं उपलब्ध होती है। दोस्तों बाजार स्थानीय क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ-साथ साहूकार, मसखरे, ज्योतिषी एवं तमाम तरह के विशेषज्ञ अपनी सेवा एवं वस्तुओं के साथ आते हैं। यानी कि दोस्तों बाज़ार में क्या होते हैं, जो विशेष प्रकार के जो साहूकार होते हैं, विशेष प्रकार के जो लोग होते हैं, जो बाहरी क्षेत्र के होते हैं, जैसे कि साहूकार, मसखरे, ज्योतिषी या दोस्तों तमाम प्रकार के विशेषज्ञ क्या करते हैं दोस्तों, ये सब दोस्तों अपनी सेवा प्रदान करने और अपनी वस्तुएँ बेचने क्या होते हैं दोस्तों, एक साथ बाज़ार में आते हैं। ठीक दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा ग्रामीण भारत में एक कम या तय अंतराल पर विशेष बाजार भी लगते हैं, जिसका एक आवधिक उदाहरण है पशु बाजार। यानी कि दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक विशेष या एक कम अंतराल पर एक बाजार लगता है या इसे हम एक आवधिक बाजार कह सकते हैं, जिसका उदाहरण है दोस्तों पशु बाजार। ठीक दोस्तों, यानी कि आप देखेंगे गाँवों में क्या होता है, बहुत कम अंतराल पे या एक समय अंतराल पर क्या होता है दोस्तों, विशेष बाजार लगता है, जिसको हम एक आवधिक बाजार यानी कि एक अवधि के लिए बाजार भी कह सकते हैं। जिसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कुछ सामानों का खरीद बिक्री किया जाता है। जैसे गाँव में क्या होता है पशु बाजार। पशु बाजार क्या है दोस्तों, एक आवधिक बाजार का उदाहरण है, जो एक विशेष समय अंतराल पर कुछ दिनों के लिए क्या होता है गाँव में लगता है, जिसमें पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। दोस्तों साप्ताहिक हाट ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेल जोल का केंद्र होता है। यानी कि दोस्तों जो साप्ताहिक हाट होता है वहाँ पर सिर्फ वस्तुएं ही नहीं खरीदी जाती हैं। दोस्तों साप्ताहिक हाट में जो ग्रामीण और जो आदिवासी क्षेत्र है दोस्तों, उसमें वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेल जोल का केंद्र भी क्या होता है। यानी कि दोस्तों जो साप्ताहिक हाट है उसमें लोग क्या करते हैं, न ही सिर्फ सामान को खरीदते हैं बल्कि अपने आपस में विचारों को साझा करते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं। पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार एवं व्यापारिक तंत्र। यानी कि दोस्तों जो एनसीईआरटी की एक हेडिंग है जिसको मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो पूर्व औपनिवेशिक भारत था, यानी कि भारत जब गुलाम था या उससे गुलाम होने से पहले और गुलाम होने के दौरान दोस्तों जो भारत में जाति आधारित बाजार या व्यापार तंत्र था वो कैसा था, इसी के बारे में दोस्तों बताया गया है। दोस्तों ऐतिहासिक शोध यह दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण यानी कि व्यापार में पैसों का प्रयोग औपनिवेशिकता के ठीक पहले से ही विद्यमान था। यानी कि दोस्तों जो कुछ लोग हैं यह तर्क देते हैं कि जब अंग्रेज आए तभी क्या हुआ, भारत का जो मौद्रीकरण हुआ। यानी कि दोस्तों भारत में जो पैसे है या रुपए पैसा है जो बाजार में मतलब प्रयोग किया जाता है, व्यापार में प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग तभी शुरू हुआ जब क्या हुए अंग्रेज लोग यहाँ पर आए। लेकिन दोस्तों ऐतिहासिक शोध यह दिखाते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण है यानी कि व्यापार में पैसे का लेन देन है या पैसे का प्रयोग है, ये दोस्तों उपनिवेशिकता यानी कि हमारे गुलाम बनने से पहले से ही क्या है विद्यमान है हमारी अर्थव्यवस्था में। दोस्तों उदाहरण के लिए विनिमय और कर्ज का एक महत्वपूर्ण साधन हुंडी या विनिमय का बिल जो कि एक कर्ज पत्र की तरह था, इस व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में इस्तेमाल करते थे। यानी कि दोस्तों अगर आप उदाहरण देखना चाहें कि भारत में प्राचीन समय से या मतलब बहुत पहले से ही कैसे ही मतलब कैसा मुद्रीकरण था या किस प्रकार मुद्रीकरण विद्यमान था, दोस्तों आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि दोस्तों जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले ही हमारे देश में यानी कि भारत में विनिमय और कर्ज का एक महत्वपूर्ण साधन हुंडी या विनिमय का बिल जो कि दोस्तों एक कर्ज का पत्र की तरह था वो इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि दोस्तों व्यापार में कर्ज लेने के लिए हुंडी और विनिमय का बिल क्या किया जाता था दोस्तों, इस्तेमाल किया जाता था जब अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर नहीं आए थे तभी से। दोस्तों इसे लंबी दूरी के व्यापार में इस्तेमाल करते थे व्यापारी, यानी कि जो व्यापारी होते थे, जो हुंडी होती थी, हुंडी में क्या होता है दोस्तों कर्ज दिया जाता है, तो हुंडी को क्या करते थे दोस्तों एक लंबी दूरी के व्यापार के लिए इस्तेमाल करते थे। इससे पता यह चलता है दोस्तों कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तब भी हमारे देश में क्या था दोस्तों मौद्रीकरण था और हम व्यापार में पैसे का लेन देन करते थे या रुपये पैसे का लेन देन करते थे। यानी कि दोस्तों ये वर्तमान समय का पैसा नहीं, अन्य प्रकार का पैसा जो उसमें विद्यमान था उससे हम क्या करते थे लेन देन करते थे। चूंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में ही होता था, इसीलिए देश में किसी एक कोने से एक व्यापारी द्वारा जारी हुए हुंडी
कोने दूसरे कोने में व्यापारी द्वारा स्वीकार किया जाता था। यानी कि दोस्तों जो व्यापार होता था दोस्तों, क्योंकि ये जो व्यापार होता था तो प्राथमिक रूप से दोस्तों ये इन समुदायों के भीतर ही होता था, यानी कि जनजाति या मतलब जो नातेदारी समूह था इनके क्षेत्रों के भीतर होता था। तो इसीलिए दोस्तों जब किसी एक कोने से एक व्यापारी द्वारा हुंडी जारी किया जाता था दोस्तों, तो उसे दूसरे कोने के व्यापारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता था। इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों, अगर कोई एक हुंडी जारी करता था, यानी कि एक कर्ज का जो विनिमय का बिल होता था उसको जारी करता था व्यक्ति, तो उसे दूसरा व्यक्ति स्वीकार कर लेता था। क्यों स्वीकार कर लेता था दोस्तों? क्योंकि जो ये व्यापार था पूरा एक समुदाय या जाति या नातेदारी समूह के भीतर ही होता था, इसलिए इनमें क्या होता था, आपसी विश्वास होता था। इसीलिए अगर कोई एक विनिमय का बिल या हुंडी जारी करता था, तो दूसरा व्यापारी उसे क्या कर लेता था, स्वीकार कर लेता था। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा समझने की कोशिश भी मत करिए, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की चीज़ें नहीं है, बस इतना जान लीजिए जो हुंडी है या जो विनिमय का बिल है इसका प्रयोग किया जाता था मौद्रिकरण के रूप में, यानी कि व्यापार में पैसे के लेन-देन के रूप में। अब भारतीय अर्थव्यवस्था जब गुलाम थी उससे पहले भी। ठीक दोस्तों? दोस्तों उदाहरण के लिए न न नाकराहों की बैंकिंग व्यवस्था एक जात आधारित बैंकिंग व्यवस्था थी। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, जो नकराहा है, यानी कि जो नकराहों हैं दोस्तों, उनकी जो बैंकिंग व्यवस्था थी दोस्तों, एक जात आधारित बैंकिंग व्यवस्था थी। इन सबको दोस्तों आप एज़ इट इज़ पढ़ लीजिए, बस इसे परीक्षा की दृष्टि से पढ़िए, इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं। अब दोस्तों जो एनसीईआरटी है, अगली हेडिंग है उपनिवेशवाद और नए बाज़ारों का आविर्भाव। यानी कि उपनिवेशवाद जब आया हमारे देश में, यानी कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए, तो हमारे देश में नए बाज़ारों का आविर्भाव कैसे हुआ और नए बाज़ार हमारे यहाँ कैसे उभरे, अब उसी के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, दोस्तों इससे क्या हुआ, जो कुछ क्षेत्र थे बाज़ार के वो तो पूरी तरह से नष्ट हो गए, जैसे कि हथकरघा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो उपनिवेशवाद के आने के बाद क्या हुए दोस्तों, आर्थिक लाभ पाकर उभरे। तो उन्हीं के बारे में दोस्तों इसमें जानेंगे। ठीक दोस्तों? दोस्तों उपनिवेशवाद के आते ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव आए, जिससे उत्पादन, व्यापार और कृषि में एक अभूतपूर्व विघटन हुआ। एक जाना-माना उदाहरण है हथकरघा के काम का खत्म हो जाना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक़्त के बाज़ार में इंग्लैंड से सस्ते बने-बनाए कपड़ों की भरमार लग गई थी। यानी कि दोस्तों जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, जब हमारे यहाँ उपनिवेशवाद आया, दोस्तों हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसके गहरे प्रभाव पड़े और हमारा उत्पादन, व्यापार और कृषि में एक अभूतपूर्व विघटन हुआ। दोस्तों जो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का, वो दोस्तों है हथकरघा के काम का खत्म हो जाना। यानी कि जो लोग अपने हाथों से क्या करते थे, कपड़ा-वपड़ा बनाते थे या जो भी अपना हैंडलूम का काम करते थे हाथों से, उसका क्या हो जाना, खत्म हो जाना। ये उपनिवेशवाद का क्या है दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, जो कि हमारे क्या करता है, हथकरघा के कामों को खत्म कर देता है। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ, यानी कि जो हथकरघा का काम था इसलिए खत्म हो गया क्योंकि दोस्तों उस वक़्त के बाज़ार में इंग्लैंड से सस्ते बने-बनाए कपड़ों की भरमार लग गई थी। यानी कि दोस्तों जो भारतीय बाज़ार था उसमें इंग्लैंड के बने-बनाए कपड़े आते थे मशीनों से, जो बहुत ही सस्ते होते थे। इसीलिए दोस्तों जो हमारे यहाँ के व्यापारी अपने हाथों से कपड़े बनाते थे, वो बहुत ही महँगे होते थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा श्रम लगता था। लेकिन जो इंग्लैंड से बन के आते थे कपड़े, वो मशीन से बनते थे, हाथों से नहीं बनते थे, तो सस्ते होते थे। दोस्तों जब ये बने-बनाए कपड़े इंग्लैंड से आने लगे, सस्ते बने-बनाए कपड़े, तो उससे क्या हो गया, जो भारतीय हथकरघा था दोस्तों, ये पूर्ण रूप से खत्म हो गया क्योंकि अब कोई उतनी महँगी वस्तुएँ भारतीय वस्तुएँ लेने को तैयार नहीं था इंग्लैंड की वस्तुओं के सामने। ठीक दोस्तों। दोस्तों अंग्रेजी राज से पहले भारत बने-बनाए सामानों के निर्यात का एक मुख्य केंद्र था। यानी कि दोस्तों जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले भारत क्या करता था दोस्तों, बना-बनाया सामान निर्यात करता था। यानी कि यहाँ से फाइनल गुड तैयार होकर अनेक देशों में जाता था। लेकिन दोस्तों उपनिवेशवाद के बाद भारत कच्चे माल और कृषक उत्पादों का स्रोत और उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना दिया गया। यह दोनों कार्य इंग्लैंड के उद्योगों को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया। यानी कि दोस्तों जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, तो दोस्तों क्या हुआ, पहले तो हम सभी को क्या करते थे, बना-बनाया माल भेजते थे। लेकिन दोस्तों अंग्रेज़ों को आने के बाद हमने क्या किया दोस्तों, हम भारत से कच्चा माल और कृषक उत्पादों का क्या करने लगे दोस्तों, निर्यात करने लगे। यानी कि अब यहाँ से बना-बनाया माल नहीं जाता था, यहाँ से अब क्या होता था, कच्चा माल जाता था। लेकिन दोस्तों इससे क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई और दोस्तों अब हमारे यहाँ कच्चा माल जो होता था, वो बाहर चला जाता था हमारे यहाँ से और दोस्तों जो बना-बनाया माल था, यानी कि दोस्तों जो उत्पादित सामान था, वो क्या हो गया, वो भारत में आने लगा। यानी कि जो भारत है उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा और दोस्तों यह दोनों कार्य इंग्लैंड के उद्योगों को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया था। यानी कि दोस्तों भारत से कच्चे मालों का निर्यात करना और यहाँ पर बने-बनाए मालों का आयात करना, ये सभी अंग्रेज़ी जो उद्योग थे उनको लाभ पहुँचाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। दोस्तों
परंतु पहले से विद्यमान आर्थिक संस्थाओं की पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय भारत में बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार में कुछ व्यापारी संस्थाएं ने नए अवसर प्रदान किए, जिन्होंने बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को पुनर्गठित किया और अपनी स्थिति को सुधारा। यानी कि दोस्तों, जब अंग्रेज आए और कुछ नए आर्थिक संस्थाओं का आविर्भाव हुआ, तो दोस्तों इससे क्या हुआ दोस्तों, जब कुछ नए आर्थिक लाभ या संस्थाएं मिलने लगी, तो इससे दोस्तों कुछ ऐसे समाज थे जो नए अवसर पा रहे थे, जो ये नए अवसर पा रहे थे अंग्रेजों के समय में, इसका दोस्तों प्रयोग करके अपने समाज को क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही मजबूत कर लेते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्या कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है मारवाड़ी, जो शायद भारत में हर जगह पाए जाने वाले एवं सबसे ज़्यादा माना जाना व्यापारी समुदाय है। और दोस्तों, अंग्रेजी मतलब राज में आर्थिक क्रियाओं का लाभ पाकर अपने आप को मतलब प्रथम पायदान पे उभारने के लिए या व्यापार में सबसे अच्छा करने के लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी कि इस प्रक्रिया का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, वह है दोस्तों मारवाड़ियों का। दोस्तों, जो मारवाड़ी लोग हैं दोस्तों, वो भारत के हर एक इलाके में पाए जाते हैं और दोस्तों सबसे माना जाना व्यापारिक समुदाय है। दोस्तों, जो मारवाड़ी लोग हैं दोस्तों, ये मारवाड़ी लोग दोस्तों आर्थिक लाभों का प्राप्त करके अंग्रेज के ज़माने में, अंग्रेज के समय में क्या किया दोस्तों, अपने आप को एक जाना-माना व्यापारिक समुदाय बनाने में सफल हुए। ठीक दोस्तों, मारवाड़ी का प्रतिनिधित्व तो बिरला परिवार जैसे नामी औद्योगिक घरानों से होता ही है, छोटे-छोटे दुकानदार और व्यापारियों से भी है, जो भारत के हर कस्बे और बाज़ारों में बसे हुए हैं। यानी कि दोस्तों, जो मारवाड़ी घराना है, उसका जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि जो उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो बिरला परिवार द्वारा तो किया ही जाता है, लेकिन दोस्तों इसके साथ-साथ दोस्तों, जो छोटे-छोटे दुकानदार या व्यापारी हैं दोस्तों, इससे भी क्या होता है, जो मारवाड़ी मतलब मारवाड़ी समाज है, उसका प्रतिनिधित्व होता है। क्योंकि दोस्तों, जो मारवाड़ी समाज है, जो मारवाड़ी मतलब लोग हैं, ये भारत के व्यापार के क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि भारतीय व्यापार के क्षेत्र में आप देखेंगे हर एक क्षेत्र में मारवाड़ियों का कब्जा है। दोस्तों, नाकट्टरों की तरह मारवाड़ियों की सफलता भी उनके गहन सामाजिक तंत्रों की वजह से है। यानी कि दोस्तों, जो नाकट्टर थे, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था, उनकी तरह ही दोस्तों जो मारवाड़ी हैं, उनकी भी जो सफलता है दोस्तों, वो उनके गहन सामाजिक तंत्रों की वजह से विकसित हुई है। यानी कि उनके जो सामाजिक तंत्र है, उनके जो सामाजिक मतलब रिश्ते हैं, बहुत ही मजबूत है। इसीलिए क्या हो दोस्तों, मारवाड़ी इतने सफल हो पाए हैं। दोस्तों, जिसने उनकी बैंकिंग व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक विश्वास से भरपूर संबंधों की स्थापना की। दोस्तों, अनेक मारवाड़ी परिवार इतनी पूंजी जुटा पाए हैं कि उन लोग को ब्याज पर कर्ज देने लगे हैं। इन बैंकों जैसी आर्थिक प्रवृत्ति की मदद से भारत में अंग्रेज के वाणिज्यिक विस्तार को भी मदद मिली। यानी कि दोस्तों, ऐसे मारवाड़ी हैं भारत में, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने में ऐसे मारवाड़ी उभरे जो इतना पैसा जमा चुके थे, इतनी पूँजी जुटा लिए थे कि वो क्या करते थे दोस्तों, उन लोगों को कर्ज देने लगे थे। यानी कि दोस्तों, ये लोगों को अपने पैसे से क्या करते थे, उधार रुपया देने लगे थे और उससे दोस्तों क्या होता था, जो भारतीय समाज था उसमें क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों के जो वाणिज्यिक विस्तार था उसको भी क्या हुई दोस्तों, मदद मिली। ठीक दोस्तों, अब जानेंगे हम पूंजीवाद को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझना। यानी कि दोस्तों, पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था कैसे है, इसी को अब दोस्तों हम समझेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं देखिए इतने अच्छे से पूरा फोटो चार्ट पूरे एनसीईआरटी के बॉक्स लगाकर आपको पढ़ाता हूँ। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक भी थे। यानी कि दोस्तों, जो समाजवाद था जिसके मतलब संस्थापक माफ करिएगा दोस्तों, आधुनिक समाजशास्त्र जो था दोस्तों, उसके जो संस्थापक थे वो कई थे। उन्हीं में से एक थे दोस्तों कार्ल मार्क्स। दोस्तों, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स हैं। तो दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स थे वो समाज के संस्थापकों में से एक थे। उसके साथ ही साथ दोस्तों, समाज जो कार्ल मार्क्स थे दोस्तों, ये आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक भी थे। दोस्तों, मार्क्स ने पूंजीवाद को पूर्ण कमोडिटी उत्पादन या बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा, जो कि श्रमिकों की मजदूरी पर आधारित है। यानी कि दोस्तों, जो मार्क्स थे, यानी कि कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने दोस्तों जो पूंजीवाद था उसको पढ़ने यानी कि कमोडिटी उत्पादन या बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा। यानी पूंजीवाद का मतलब यह था मार्क्स के शब्दों में कि वस्तुओं का उत्पादन बाजार के लिए करना, यही क्या है दोस्तों, समाजवाद है, जो कि दोस्तों श्रमिक की मजदूरी पर आधारित था। ठीक दोस्तों, मार्क्स ने
इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था चीज़ों से नहीं बल्कि लोगों के बीच रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि दोस्तों कार्ल मार्क्स ने यह इस बात पर जोर दिया या यह कथन कहा कि जो मतलब अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये चीज़ें से नहीं बनती है, यानी कि अर्थव्यवस्था चीज़ों से नहीं बनती है दोस्तों, अर्थव्यवस्था लोगों के बीच रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक दोस्तों आप ये कथन नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है। तो इस कथन को एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्योंकि परीक्षा में से पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पूंजीवाद उत्पादन विधि के अंतर्गत मजदूर या श्रम भी एक बिकाऊ सामान बन जाता है, क्योंकि मजदूर को अपनी श्रम शक्ति को बाजार में बेचकर ही अपनी मजदूरी कमानी होती है। यानी कि दोस्तों जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, जिसको हम इंग्लिश में कैपिटलिज्म बोलते हैं दोस्तों, पूंजीवादी उत्पादन विधि में क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों जो मजदूर होता है दोस्तों, यह भी श्रम की एक बिकाऊ सामान की तरह बन जाता है। यानी कि ये भी मजदूर जो होता है, जो काम करता है दोस्तों, वो भी क्या होता है दोस्तों, एक बिकाऊ सामान की तरह बन जाता है, जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों मजदूर को अपनी श्रम शक्ति को बाजार में बेचकर ही अपनी मजदूरी कमानी होती है। दोस्तों इस तरह दो आधारभूत वर्गों का गठन होता है, पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों जैसे कि कारखानों के मालिक होते हैं, और श्रमिक जो अपने श्रम पूंजीपतियों को बेचते हैं। यानी कि दोस्तों पूंजीवाद में दो दो आधारभूत वर्गों का गठन होता है। एक वर्ग होता है पूंजीपति। पूंजीपति कौन होता है दोस्तों, जो कारखानों के मालिक होते हैं, जो उत्पादन साधनों के क्या होते हैं दोस्तों, मतलब मालिक होते हैं, उन्हीं को हम पूंजीपति बोलते हैं। और जो दूसरा समूह होता है, जो दूसरा वर्ग होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं दोस्तों श्रमिक। श्रमिक कौन होता है दोस्तों, श्रमिक वह होता है दोस्तों जो अपने श्रम पूंजीपतियों को भेजता है। ठीक दोस्तों, यानी कि पूंजीवाद है वो दो वर्गों का निर्माण करता है, एक पूंजीपति और एक श्रमिक का। लोग यहाँ खेती या जंगल से लाई हुई वस्तुएं बेचते हैं और जरूरत की चीजें खरीदते हैं। यानी कि दोस्तों जो साप्ताहिक हाट होता है, वो अपने वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ग्रामीण लोग अपनी खेती की वस्तुएं बेचते हैं, जो जंगल से वस्तुएं खरीद बुलाते हैं उसको बेचते हैं। और दोस्तों जो उनकी जरूरत की चीजें होती हैं उसको क्या करते हैं, साप्ताहिक हाट से खरीदते हैं। ठीक दोस्तों, पर अधिकांश लोगों के लिए हाट का मुख्य उद्देश्य सामाजिक होता है, रिश्तेदारों से मिलना, विवाह तय करना और बातचीत करना। यानी कि दोस्तों जो अधिकांश लोग होते हैं जो बाजार जाते हैं, उनका वहाँ पर बाजार जाने या हाट जाने का उद्देश्य दोस्तों वो आर्थिक नहीं होता है, बल्कि जो उनका उद्देश्य होता है दोस्तों सामाजिक होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि बाजार दोस्तों इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो जाकर अपने रिश्तेदारों से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने बच्चों या अपने रिश्तेदारों का क्या कर सकते हैं, विवाह तय कर सकते हैं। और दोस्तों अपने आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों बाजार में लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं जाते हैं, बल्कि वो सामाजिक उद्देश्यों के लिए भी जाते हैं, जैसे रिश्तेदारों से मिलना, विवाह तय करना या बातचीत करने के लिए लोग बाजार में जाते हैं। दोस्तों बस्तर जिले के गोंड आदिवासी का साप्ताहिक बाजार इसका एक उदाहरण है, जहां स्थानीय आदिवासी गैर जनजाति हिंदू व्यापारी और वन अधिकारी मिलते हैं। यानी कि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है, उसका जो गोंड आदिवासी बाजार है, उसके यहाँ दोस्तों साप्ताहिक बाजार का एक उदाहरण है दोस्तों, जहाँ पर स्थानीय आदिवासी, गैर जनजातीय हिंदू व्यापारी और वन अधिकारी क्या करते हैं दोस्तों, आपस में मिलते हैं और सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक दोस्तों यहाँ खेती और जंगल से जुड़ी वस्तुओं का लेन देन होता है और आदिवासी अपने उत्पाद व श्रम बेचकर जो पैसा कमाते हैं, उसी से हाट में सस्ते गहने, कपड़े और जरूरत की वस्तुएं खरीदते हैं। यानी कि दोस्तों जो आदिवासी लोग होते हैं दोस्तों, यहाँ खेती और जंगल से जुड़ी हुई वस्तुओं का क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। और दोस्तों आदिवासी जो अपने उत्पाद या जो श्रम को बेचकर पैसा पाते हैं, उसको क्या करते हैं दोस्तों, उसी हाट में सस्ते गहने, कपड़े और जरूरत की चीजें जैसे कि नमक हो गया या अन्य चीजें हो गई, इन सबको खरीदने में क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो आदिवासी लोग होते हैं वो जितना भी पैसा कमाते हैं अपना उत्पाद बेचकर या श्रम बेचकर, उसको उसी बाजार से अन्य वस्तुएं जैसे कि सस्ते गहने, कपड़े या जरूरत की चीजें खरीदने में क्या करते हैं, लगा देते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब चीजें उनके क्षेत्र में नहीं मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ से अपना जो भी पैसा कमाते हैं वो इसी चीजों को खरीद कर अपने घर ले जाते हैं, अपने गाँव या क्षेत्र में ले जाते हैं। दोस्तों अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पर एक हेडिंग दे रखी है, ऐसा एक बॉक्स सा दे रखा है ऐसे पूरा बड़ा सा, जिसमें बस्तर में आदिवासी गांव का बाजार, उसके बारे में क्या किया गया है, बताया गया है ऐसी हेडिंग देकर। दोस्तों इस हेडिंग को एक बार आपको पढ़ देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जितनी भी चीज़ें दी गई है एनसीईआरटी में सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब देख रहे हैं सीयूटी का जमाना आ गया है, एमसीक्यू का
ज़माना आ गया है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज, अच्छे से अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आप हर रूप से तैयार रहिए और हर एक चीज़ों को पढ़िए। दोस्तों प्लीज़ अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आप जो है 40-35 मिनट की वीडियो देखते हैं या 1 घंटे की वीडियो देखते हैं दोस्तों, इन वीडियो को दोस्तों बनाने के लिए मुझे दोस्तों पचासों घंटे मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। इनसे अच्छे से लिखना, इसको अच्छे से बनाना, फिर इसमें जो गलतियाँ हुई इसे कट-पिट करना, फिर इसे अपलोड करना, फिर वहाँ पर इसको टाइटल देना, सब चीज़ करना, थंबनेल बनाना। दोस्तों इन सभी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। दोस्तों तो प्लीज़ अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को एक लाइक करिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप वीडियो में कुछ अन्य बदलाव चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो दोस्तों आप उसका भी सुझाव दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप ऐसे सुझाव देंगे हमको, तो दोस्तों इससे हमारा चैनल जो है उस आप सबके इच्छाओं के अनुरूप और भी अच्छे से अपने कंटेंटों को ला सकेगा। दोस्तों तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने आप सुझाव को कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना नहीं जानते हैं, यानी कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, इसको आप जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आप आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। मैंने उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों आई बटन पे क्लिक करिए और जानिए कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे की तरफ, बस्तर गाँव के एक आदिवासी बाजार की तरफ। ठीक दोस्तों धरोई एक आदिवासी बाजार वाले गाँव का नाम है, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर जिले के भीतरी इलाके में बसा है। यानी कि दोस्तों जो धरोई है वो क्या है दोस्तों, वो दोस्तों एक आदिवासी बाजार वाले गांव का नाम है। ठीक, इसे याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में धरोई क्या है, तो याद करिएगा धरोई आदिवासी बाजार वाले गांव का नाम है, जो कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के जो उत्तरी बस्तर जिला है उसे के भीतरी इलाके में क्या हुआ है, बसा हुआ है। ठीक दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि धरोई क्या है, तो आप इसे याद रखिएगा, धरोई एक आदिवासी बाजार वाला गांव है और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, यानी कि छत्तीसगढ़ जो बस्तर जिला है, जो उत्तरी बस्तर जिला है, उसी के भीतर क्या है, एक गांव बसा हुआ है। दोस्तों जब बाजार नहीं लगता उन दिनों धरोई उड़ता हुआ पेड़ों के छपरों से छना हुआ घरों का झुरमुट है, जो पैर पसारे उन सड़कों से जा मिलता है, जो बिना किसी नाप माप के जंगल भर में फैली हुई हैं। धरोई का सामाजिक जीवन यहाँ की दो प्राचीन चाय की दुकानों तक सीमित है, जिसके ग्राहक राज्य वन सेवा के निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो दुर्भाग्यवश इस दूरवर्ती और निरर्थक इलाके में क्रमवश फंस पड़े हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि धरोई में जब बाजार नहीं लगता है तो उसका कोई महत्व नहीं है, यानी कि सिर्फ जब धरोई में बाजार लगता है तभी उस गांव का क्या होता है दोस्तों, कोई एक महत्व होता है। क्योंकि दोस्तों जब बाजार नहीं लगता तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ दो चाय की दुकानें हैं धरोई में, जिसपे जो चाय की दुकानें हैं उस पर सिर्फ जो वहाँ के वन अधिकारी हैं, यानी कि वन सेवा के जो अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों, सिर्फ आके चाय पीते हैं और इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब गैर बाजार वाले दिनों में। धरोई का अस्तित्व गैर बाजारी दिनों में या शुक्रवार को छोड़कर शून्य के बराबर होता है, पर बाजार वाले दिनों में वो किसी जगह में तब्दील हो जाता है जहां ट्रकों से रास्ता जाम हुआ होता है। वन के सरकारी कर्मचारी अपनी इस्त्री की हुई पोशाक में इधर-उधर चहलकदमी कर रहे होते हैं और वन के महत्वपूर्ण अधिकारी अपनी ड्यूटी बजाकर वन विभाग के विश्राम गृहों आंगन से बाजार पर बराबर नजर बनाए रखते हैं। वहीं आदिवासी श्रमिकों को उनके श्रम का भत्ता बांटते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ये धरोई है, सिर्फ अगर इसको शुक्रवार को छोड़ दे, यानी कि जहाँ शुक्रवार के दिन धरोई में बाजार लगता है, उसके अलावा दोस्तों धरोई में शुक्रवार के अलावा कभी भी वहाँ पर कुछ भी चहल पहल नहीं होती है। लेकिन जिस दिन शुक्रवार रहता है, जब बाजार लगता है, उस दिन दोस्तों यहाँ पर ट्रकों से रास्ता ही जाम हो जाता है और देखेंगे तो चारों ओर व्यापारी टहल रहे होते हैं, जो मतलब कर्मचारी होते हैं वो अच्छे कपड़े पहने हुए, जो इस्त्री किए होते हैं, यानी प्रेस किए होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। और जो अधिकारी हैं जो अपने मतलब घरों में बैठे हुए हैं, वो भी क्या करते हैं, इस बाजार की तरफ अपने विश्राम गृह के आंगन से क्या करते हैं, देखते हैं। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, इतना बस इसे आप इसे याद रखिएगा इस पैराग्राफ की डाटा को, कि जो धरोई है दोस्तों आदिवासी गांव वाला क्षेत्र है, आदिवासी बाजार वाला क्या है, क्षेत्र है। और दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर जिले के भीतरी इलाके में बसा हुआ है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पूंजीपति वर्ग को इस व्यवस्था से मुनाफा होता है, क्योंकि वह श्रमिकों को
उनके काम के बराबर दाम नहीं देते हैं। ऐसा करते हुए वह उनके श्रम के अतिरिक्त मूल्य को निकाल लेते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि पूंजीवाद में जो पूंजीपति होता है श्रमिकों का शोषण करता है, क्योंकि दोस्तों उनके श्रम के बराबर उनको वेतन या तनख्वाह नहीं देता है और उनके अतिरिक्त मूल्य को भी क्या कर लेता है, निकाल लेता है। और दोस्तों वस्तुकरण या परिणीकरण और उपभोग। अब वस्तुकरण या परिणीकरण क्या होता है और उपभोग क्या होता है, इसी को हम जानेंगे। दोस्तों वस्तुकरण या परिणीकरण का मतलब यह है, दोस्तों वस्तुकरण का अगर हम साफ-साफ शब्दों में बताना चाहें तो आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों, जो कोई वस्तु पहले बाजार में नहीं बेची जाती थी और अब बेची जाने लगी है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम परिणीकरण या वस्तुकरण बोलते हैं। ठीक दोस्तों परिणीकरण यानी कि कमोडाइजेशन तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में खरीदी या बेची या खरीदी ना जा सकती हो और अब वह बाजार में बेची या खरीदी जा सकती है, अर्थात अब वह बाजार में बिकने वाली एक चीज बन जाई है। यानी कि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया वही पर यहाँ पर लिखा गया है। वस्तुकरण यानी कि परिणीकरण तब होता है दोस्तों जब कोई वस्तु बाजार में बेची या खरीदी ना जा सकती हो, लेकिन अब वो बाजार में खरीदी या बेची जा सकती हो, अर्थात अब वह बाजार में बिकने वाली एक चीज बन गई है। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, हम परिणीकरण या वस्तुकरण बोलते हैं। ठीक दोस्तों जैसे श्रम और कौशल अब ऐसी चीजें हैं जो खरीदी व बेची जा सकती हैं। दोस्तों मार्क्स और पूंजीवाद के अन्य आलोचकों के अनुसार परिणीकरण की प्रक्रिया के नकारात्मक सामाजिक प्रभाव हैं। यानी कि दोस्तों जो परिणीकरण या वस्तुकरण है, इसके क्या है, बहुत ही नकारात्मक परिणाम होते हैं। ये किसका कथन है, ये कथन है मार्क्स का और जो पूंजीवाद के आलोचक हैं उनका। ठीक दोस्तों आजकल विवादास्पद वाक्य है कि गरीब लोग द्वारा अपनी किडनी को अमीर लोगों को बेचना, जिन्हें किडनी के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि मानव अंग का परिणीकरण नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आज आप देखेंगे तो आज एक ऐसा विवादास्पद वाक्य है जिसमें क्या होता है दोस्तों, गरीब लोग जो होते हैं दोस्तों पैसे के लिए क्या करते हैं दोस्तों, वो अपनी किडनी को अमीर लोगों को बेच देते हैं जिनको किडनी की जरूरत होती है। दोस्तों ये क्या हो गया है, अगर देखेंगे तो आप दोस्तों एक रूप से जो आदमी के अंग है उसका भी क्या हो गया है दोस्तों, मानव अंग का भी दोस्तों परिणीकरण हो गया है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही क्या है दोस्तों, ये बहुत ही नकारात्मक है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि मनुष्यों का अंगों का वस्तुकरण नहीं होना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मानना है। पहले इंसानों को गुलाम की तरह खरीदा बेचा जाता था, पर आज उन्हें वस्तु समझना अनैतिक है। फिर भी आधुनिक समाज में श्रम को पैसे के बदले खरीदा बेचा जाना सामान्य और एक नॉर्मल बात है। और मार्क्स के अनुसार यह स्थिति केवल पूंजीवादी समाज में पाई जाती है। यानी कि दोस्तों पहले क्या था, पहले दोस्तों आप देखेंगे तो दोस्तों पहले मजदूरों को पहले उनकी बिक्री की जाती थी, उनकी क्या की जाती थी, उनकी खरीद की जाती थी। लेकिन दोस्तों आज देखेंगे दोस्तों उन्हें वस्तु समझना और भी अनैतिक बात है। पहले तो जब उन्हें गुलाम समझकर मतलब उनके साथ विभिन्न प्रकार का बर्ताव करते थे तो उसे गलत माना जाता था, लेकिन दोस्तों आज उन्हें एक वस्तु समझा जाता है। दोस्तों वस्तु समझना भी क्या है, एक बहुत ही गलत बात है। फिर भी आधुनिक समाज में श्रम को पैसे के बदले खरीदा बेचना जाना सामान्य है। यानी कि दोस्तों इतना होने के बावजूद भी जो श्रम है उसको दोस्तों आज के ज़माने में क्या किया जाता है, आधुनिक बाजार में दोस्तों आसानी से खरीदा और बेचा जाना एक सामान्य बात बन गई है। दोस्तों मार्क्स के अनुसार यह स्थिति केवल पूंजीवादी समाज में पाई जाती है। यानी कि दोस्तों जो जहाँ पर श्रमों को खरीदा और बेचा जाता है वो सिर्फ ऐसे समाज होता है जहाँ पर क्या होता है, पूंजीवाद होता है। या दोस्तों यह कथन है मार्क्स का। दोस्तों समकालीन भारत में हम देख सकते हैं कि कुछ वस्तुएं या चीजें या प्रक्रियाएं जो पहले बाजार का हिस्सा नहीं थी, अब वह बाजार में मिलने वाली वस्तु हो गई हैं। पहले विवाह तय करते थे, पर अब व्यावसायिक विवाह ब्यूरो पैसे लेकर वेबसाइटों या अन्य माध्यम से विवाह कराते हैं। यानी कि दोस्तों हम देख सकते हैं समकालीन भारत में कुछ ऐसी चीजें हैं या प्रक्रियाएं हैं दोस्तों जो पहले बाजार का हिस्सा नहीं थी, यानी कि जो बाजार के माध्यम से नहीं की जाती थी, लेकिन अब क्या हो गई दोस्तों में, अब बाजार में मिलने वाली वस्तुएं हो गई हैं। जैसे कि दोस्तों रिश्ता ढूंढना, पहले लोग आपस में जाकर खुद रिश्ता ढूंढते थे, लेकिन दोस्तों अब आप देखेंगे तो अब व्यावसायिक विवाह ब्यूरो जैसे वेबसाइटें आ गई हैं जो पैसा लेकर क्या करती है दोस्तों, विवाहों को तय करती हैं। यानी कि पैसा लेकर क्या करेंगी, आपके जो विवाह है उसको क्या करती हैं, ऐसी वेबसाइट आ गई हैं जो आपका मतलब शादी करवाती हैं। जैसे जीवनसाथी.com, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब ऐसे ही ना, ये सब ऐसे ही मतलब वेबसाइट्स हैं जिसपे क्या किया जाता है, पैसा लेकर शादी तय की जाती है। ठीक दोस्तों आजकल व्यक्तित्व विकास, अंग्रेजी बोलना और सामाजिक कौशल सिखाने वाले निजी संस्थान मध्यम वर्गीय युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रहे हैं।
पहले ऐसे संस्कार परिवार में सिखाए जाते थे, पर अब इन पर आधारित संस्थाओं की बढ़ती हुई होड़ शिक्षा के व्यवसायीकरण यानी कि परिणीकरण को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों अगर आजकल देखेंगे तो आज कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, कई ऐसे विद्यालय हैं, कई ऐसे स्कूल हैं, जहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, मतलब व्यक्तित्व का विकास सिखाया जाता है, अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है, सामाजिक कौशल सिखाए जाते हैं। दोस्तों ये सब जो जितने भी मतलब कौशल हैं, ये सब जो सिखाए जा रहे हैं इस समय, अंग्रेजी बोलना या सामाजिक कौशल या व्यक्तित्व का विकास, दोस्तों ये सब चीज़ें पहले क्या होते थे, ये सब परिवार में सिखाई जाती थी। ये सब पहले बाज़ार में नहीं मिलती थी। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ दोस्तों, इनको बाज़ार में बेचा जाने लगा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी कोचिंगें होंगी जहाँ पर लिखा होगा अंग्रेजी सीखना 1 महीने में सीखें, या आप इस स्किल को 2 महीने में सीखें। आप यूट्यूब पे ऐड भी देख रहे होंगे कि एमएस एक्सेल 1 घंटे में सीख लेंगे, ₹199 दीजिए, या ऐसी सब चीज़ें जो आती रहती हैं यूट्यूब पे। तो दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों? ये सब दोस्तों क्या है? ये शिक्षा का परिणीकरण हो गया, यानी कि शिक्षा का क्या हो गया दोस्तों, व्यवसायीकरण हो गया। दोस्तों जो पहले ये सब संस्कार थे, ये सब क्या होते थे दोस्तों, ये परिवार में ही सिखाए जाते थे। लेकिन दोस्तों अब इन सबको क्या किया गया दोस्तों, इन सबको संस्थाओं के माध्यम से सिखाया जा रहा है, और दोस्तों ये शिक्षा के व्यवसायीकरण यानी कि परिणीकरण को दर्शाता है। ठीक दोस्तों, पूंजीवादी समाज में उपभोग केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक पहचान का प्रतीक बन गया है। लोग अपनी स्थिति और पसंद को वस्तुओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, और कंपनियां इन्हीं प्रतीकों पर आधारित उत्पाद व विज्ञापन बनाकर बेचती है। यानी कि दोस्तों जो आधुनिक पूंजीवादी समाज है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो उपभोग है केवल आर्थिक नहीं रह गया है दोस्तों। दोस्तों ये जो उपभोग है दोस्तों, ये सामाजिक पहचान का प्रतीक बन गया है। यानी कि आप कैसा सामान यूज करते हैं, आप कैसा मतलब जीवन यापन कर रहे हैं दोस्तों, इससे पता चलता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। मान लीजिए अगर आप अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ चला रहे हैं, अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपकी जो आर्थिक मतलब स्थिति है वो आपकी क्या है, बहुत उच्च है। यानी कि आप अपने उपभोग जो कर रहे हैं दोस्तों, केवल आर्थिक उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, अपने सामाजिक उद्देश्य से कर रहे हैं। अगर आप महँगी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप समाज में ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या हम बहुत ज़्यादा पैसों का आनंद ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसों को खर्च कर सकते हैं। दोस्तों लोग अपनी स्थिति और पसंद को वस्तुओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, और कंपनियां इन्हीं प्रतीकों पर आधारित उत्पाद पर विज्ञापन बनाकर बेचती है। यानी कि दोस्तों जो लोग हैं उनकी समाज में क्या स्थिति है, उनकी पसंद क्या है, इसको दोस्तों अपने वस्तुओं के माध्यम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दोस्तों लोगों के पास कितना पैसा है, वो अपने सामान के माध्यम से क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं दोस्तों। और जो कंपनियां हैं दोस्तों, इन्हीं प्रतीकों को पर क्या कर रही है दोस्तों, नए-नए सामान या नए-नए विज्ञापन बनाकर इन्हें मार्केट में उतार रही हैं। दोस्तों समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक मैक्स वेबर ने पहली बार इस बात को लोगों के सामने रखा कि लोग जो सामान खरीदते हैं एवं उपयोग करते हैं, वह समाज में उनकी प्रतिष्ठा से गहनता से जुड़ा होता है। उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रतीक माना। यानी कि दोस्तों जो आधुनिक समाजशास्त्र है उसके संस्थापकों में से एक मैक्स वेबर जो थे, जिनकी फोटो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों ये मैक्स वेबर हैं। दोस्तों मैक्स वेबर का कथन था, यानी कि उनका कहना था कि दोस्तों जो लोग सामान खरीदते हैं दोस्तों, जो लोग सामान इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं दोस्तों, वह उनके समाज में उनकी परिस्थिति से गहनता से जुड़ा होता है। यानी कि दोस्तों लोगों की स्थिति जैसे समाज में होती है, उसी प्रकार का वो क्या करते हैं दोस्तों, समाज में सामान भी खरीदते हैं। यानी कि जिस प्रकार का वो सामान खरीद रहे हैं, उसी से उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है दोस्तों, वो भी तय होती है। ऐसा मार्क्स वेबर का कथन था। उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रतीक माना है। उदाहरण के तौर पर भारत में आज मध्यम वर्गीय परिवारों में उनके पास जो कार का मॉडल होता है, या जिस कंपनी का सेल फोन वे इस्तेमाल करते हैं, वह उनकी सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा का अनुमान लगाने के प्रमुख साधन है। यानी कि दोस्तों उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, भारत में आज जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो उनके पास जो उनके कार का मॉडल है, यानी जिस कार का वो इस्तेमाल करते हैं, और जो जिस कंपनी का सेल फोन इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, वे उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का अनुमान लगाने का प्रमुख साधन है। यानी कि अगर किसी आदमी की जो फ़ोन है, यानी कि जिस कंपनी का वो फ़ोन यूज़ करता है, या जो जिस कंपनी का वो कार यूज़ करता है, तो उसको हम देखकर आधुनिक समाज में उसकी स्थिति या परिस्थिति का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। यानी कि हम जान सकते हैं कि अगर फला व्यक्ति फला कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उसकी समाज में जो परिस्थिति है, यानी कि जो समाज में उसकी आर्थिक परिस्थिति है, वो कैसी है। वो बहुत उच्च स्तर का है, बहुत निम्न स्तर का है, यह हम उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सामानों जैसे कि कार और मोबाइल से देखकर पता लगा सकते हैं। दोस्तों वेबर ने इस बारे में लिखा कि किस तरह लोगों की जीवन शैली के आधार पर उनके वर्गों और परिस्थिति समूह में भिन्नता
की जाती है। यानी कि दोस्तों वेबर ने यह भी बताया कि जीवन शैली के आधार पर किस तरह लोगों के परिस्थिति समूह और उनके वर्गों में भिन्नता की जाती है। दोस्तों इसी के साथ आपका जो चैप्टर है इसका पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है। दोस्तों अब इस चैप्टर को आपको हम अन्य वीडियो में पढ़ाएँगे, यानी कि इस चैप्टर को हम आगे आपको पार्ट बी में पढ़ाएँगे, यानी कि पार्ट सेकंड में आपको इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम एक ही चैप्टर में पूरे पार्ट को पढ़ाएँगे तो इससे दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और दोस्तों छात्रों को देखने में बहुत ज़्यादा असुविधाएँ होती हैं। दोस्तों अब आपको मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट सेकंड में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य विषय जैसे कि इतिहास, समाजशास्त्र या राजनीतिक विज्ञान की वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर उनकी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखिए। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं इसको आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी डेडिकेटेड, जिसमें आपको पता चल जाएगा एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों आपको मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए पढ़ लो।